क्या तूने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर वक्त शांत रहता है, ना गुस्सा करता है, ना कुछ कहता है, बस चुपचाप सब देखता है? तू सोचता होगा वो डरपोक है, लेकिन याद रख, सबसे खतरनाक आग वो होती है जो बिना आवाज के जलती है। तू वीडियो को अंत का जो चुप था, मगर उसकी खामोशी ने पूरा राज्य हिला दिया। यही है असली चाणक्य नीति। पुराने भारत के एक विशाल साम्राज्य में, जहां नीति, राजनीति और कूटनीति का बोलबाला था, वहां एक राजा था, प्रताप सिंह। उसकी सभा में कई मंत्री थे, पर उनमें से एक मंत्री सबसे अलग था, शांत, गंभीर और हमेशा मौन रहने वाला। नाम था विद्यमान। उसे लोग चुप मंत्री के नाम से जानते थे। राजा उसे पसंद करता था क्योंकि वह निर्णयों में जल्दी हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन जब करता था तो बात की गहराई सबको सोचने पर मजबूर कर देती। पर शेष मंत्रीगण, विशेषकर सेनापति विक्रम और मंत्री वाचाल, उसकी इस चुप्पी को उसकी कमजोरी समझते थे। एक दिन दरबार में एक व्यापारिक निर्णय पर चर्चा हो रही थी, जिसमें चुप मंत्री ने केवल एक पंक्ति में गूढ़ सलाह दी, जो लाभ दिखे उसमें हानि की छाया देखो। राजा उसकी बात समझना चाहता था, पर वाचाल और विक्रम ने उसके जान का मजाक उड़ाया। राजा महाराज, ये मंत्री तो पहेलियों में बात करता है, न इससे कुछ बनता है, न बिगड़ता है। ऐसे मंत्री का क्या लाभ? विक्रम ने ताना मारा। शायद इसने अब तक कोई युद्ध नहीं लड़ा, नन कोई व्यापार किया। ये केवल किताबों में ही जीता है। दरबार में ऐसे चुप रहने वाले लोगों का क्या काम? राजा ने मौन साध लिया, पर चुप मंत्री ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, न क्रोध, न दुख, सिर्फ शांति। पर उसी क्षण उसकी आंखों में कुछ बदल गया। उसका योजनाबद्ध प्रतिशोध, जिस अपमान को लोग भूल गए, वह विद्यमान के मन में जलते अंगारे की तरह सुलगता रहा। लेकिन वह प्रतिशोध को क्रोध से नहीं, योजना से लेना चाहता था। उसने चुपचाप 3 काम शुरू किए: शत्रु की सोच को समझना, दरबार की गतिविधियों को देखना और राजा की मानसिकता को पढ़ना। वह जानता था कि वाचाल और विक्रम केवल दिखावे में योग्य थे। वे भ्रष्ट थे और छुपे रूप से राज्य की संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे थे। चुप मंत्री ने न प्रतिकार किया, न तर्क, बस चुपचाप एक खेल रच दिया। उसने स्वयं को मूर्ख दिखाना शुरू कर दिया, कभी कभी गलत सलाह देना, मौन अधिक बढ़ाना, ताकि विरोधी उसे पूरी तरह अयोग्य समझें, और उन्होंने यही किया। परंतु भीतर से वह एक एक चाल बिछा रहा था। वह जानता था, प्रतिशोध तब लिया जाए जब शत्रु को लगता है कि तुम अब उसके लिए कोई खतरा नहीं रहे। विद्यमान ने अपनी योजना का नाम रखा, मौन की मुष्टि। उसने वर्षों की प्रतीक्षा की। गुप्तचर टीम बनाना। प्रतिशोध की योजना को पूरा करने के लिए अकेला चुप मंत्री कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एक गुप्तचर दल तैयार किया। 3 सच्चे युवाओं की टोली, जिनका बचपन उसने बचाया था। पहला था प्रशांत, जो जन सुनवाई में माहिर था और जनता के बीच से राज की सूचनाएं लाता था। दूसरा था रघु, जो महल के रसोई और सेवकों के माध्यम से सेनापति और मंत्री की गतिविधियों पर नजर रखता। तीसरा विद्या, एक बालिका जो गणित, लेखा और संकेत भाषा में दक्ष थी। वो राजकोष के लेखों में छिपे भ्रष्टाचार को पकड़ सकती थी। चुप मंत्री ने इस गुप्तचर टोली को अपनी निजी संचार प्रणाली से जोड़ा, जिसमें सब कुछ संकेतों में होता, न कोई नाम, न आवाज, बस प्रतीक। धीरे धीरे वर्षों में उन्होंने विक्रम और वाचाल की हर गुप्त योजना, चोरी, सीमा पर की मिलीभगत, व्यापारियों से रिश्वत लेने की सच्चाइयों को इकट्ठा किया, पर सबूत तब तक प्रस्तुत नहीं किए गए। भागची, राजा को सच्चाई दिखाना। एक दिन चुप मंत्री ने देखा कि राजा अचिंतित है। राज्य का खजाना खाली हो रहा था, सीमाएं असुरक्षित थीं और व्यापार ठप पड़ता जा रहा था। राजा ने कहा, राज्य की जड़ें हिल रही हैं, पर मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा विद्यमान। सब बोलते हैं पर सच्चाई नहीं दिखती। उस दिन पहली बार चुप मंत्री ने सीधे राजा की आंखों में देखकर कहा, राजा को सत्य चाहिए तो मौन से डरना नहीं चाहिए। सत्य शोर नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। राजा चौंका। वर्षों बाद ये मंत्री इतने दृढ़ स्वर में बोल रहा था। उसने पूछा, क्या तुम कुछ जानते हो विद्यमान? मंत्री ने उत्तर दिया, जानता हूं, पर दिखाऊंगा तब जब आप तैयार होंगे उस सत्य को स्वीकारने के लिए जो आपके प्रिय लोगों को दोषी साबित करेगा। राजा ने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन बाद उसने मंत्रिमंडल को पुनर्गठित करने की घोषणा की और विद्यमान को कहा, अब मैं सत्य देखने को तैयार हूं। भाग 22, सबूतों के साथ दरबार में खड़ा होना। उस दिन दरबार भरा था। राजा, सेनापति विक्रम, मंत्री वाचाल, सभी दरबारी और जनता भी।
चुप मंत्री पहली बार खुले शब्दों में दरबार में खड़ा हुआ। उसने 3 पांडुलिपियां राजा के सामने रखीं। पहली में राजकोष से गायब हुई राशि का विवरण, जिसमें वाचाल के दस्तखत की नकल नहीं, असली मोहर थी। दूसरी में सीमांत सैनिकों को दिए जाने वाले हथियारों की चोरी का विवरण, जिसका आदेश विक्रम ने दिया था। तीसरी में व्यापारियों की गुप्त मीटिंग का विवरण, जिसमें वाचाल ने राजा के नाम पर कर वसूली कर अपना खजाना भरा। गुप्तचर दल को छाया में लाकर खड़ा किया गया, पर नाम नहीं बताए गए। सबूत इतने स्पष्ट थे कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा स्तब्ध रह गया। उसने स्वयं वाचाल और विक्रम की ओर देखा। उनकी आंखों में भय था, पर मुंह पर झूठ। पर विद्यमान ने अंत में कहा, महाराज, मैं निर्णय नहीं सुनाता। निर्णय आपका होता है, मेरा कार्य सत्य को सामने लाना है। दोषियों को सजा। राजा ने उसी क्षण दोनों दोषियों को हटाया और एक विशेष जांच पट्टिका बनाई। 3 दिन तक राज्यसभा में खुली बहस हुई। 3 दिन बाद सबूत इतने प्रबल थे कि राजा ने विक्रम और वाचाल को 3 सजा दी। मौन, राज्य से निष्कासन, अवैध संपत्ति की जप्ती, जनता के सामने क्षमा याचना। विद्यमान ने सजा के विरोध में कुछ नहीं कहा। उसने एक ही बात कही, दोषियों को सजा मिलती है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी है सत्य का सामने आना। राज्य को बड़ा धक्का लगा था, लेकिन एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। भाग 7, उसका प्रधानमंत्री बनना। राजा प्रताप सिंह ने दरबार में घोषणा की, जिसने वर्षों तक चुप रहकर राज्य की रक्षा की, जिसे हमने अनसुना किया, वही आज सच्चे नेतृत्व का प्रतीक है। मैं विद्यमान को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। दरबार में तालियां नहीं, मौन की गूंज थी, क्योंकि अब सब जान चुके थे, चुप रहने वाला हर बार कमजोर नहीं होता, कुछ मौन निर्णय लेने के लिए होता है। विद्यमान ने प्रधानमंत्री बनते ही पहला कार्य किया, गुप्तचर प्रणाली को राज्य की शक्ति बनाया। शिक्षा, नैतिकता और चरित्र को शासन का आधार बनाया। राज्य का पतन रुका, जनता में आशा लौटी, और एक चुप मंत्री ने सिद्ध किया कि प्रतिशोध अगर नीति से हो तो वह न्याय बनता है। अंतिम सीख। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं होता, वह बुद्धि की तैयारी होती है। जिस दिन वह बोले, शोर नहीं, क्रांति होती है।